मृदा पृथ्वी के धरातल की ऊपरी असंगठित परत को मृदा कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र की उत्पादकता से लेकर उस क्षेत्र में जनसंख्या के वितरण और आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करने वाला घटक मृदा को ही माना जाता है। मृदा का निर्माण व वितरण। मृदा का निर्माण एक द्वितीय क्रम की क्रिया है, जहाँ प्रथम चरण पृथ्वी के शीतलन द्वारा कठोर बाहरी परत में प्रथम क्रम की आग्नेय चट्टानों को माना जाता है। यह चरण वर्षा के प्रथम युग को लिए हुए है। मृदा का निर्माण सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानों के अपक्षय व अपरदन द्वारा हुआ था। सर्वप्रथम पृथ्वी पर प्राचीन आग्नेय चट्टानों के अपक्षय व अपरदन से प्राचीन कालीन मृदा का निर्माण हुआ। स्मरणीय है कि यह मृदा पायनियर प्रकृति की मृदा थी, जो कि अन्य प्रकार की आधुनिक मृदाओं के निर्माण का आधार बनी। प्राचीन कालीन मृदा अम्लीय प्रकृति की होने के कारण अनउपजाऊ थी, जिसमें ज्वालामुखीयता के प्रभाव से सल्फर व नाइट्रोजन की अशुद्धियां उपस्थित थी तथा आवश्यक पोषण तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की स्पष्ट कमी थी। पृथ्वी पर वर्षा के प्रथम चरण का वर्षा का युग जहां एक और पृथ्वी के जहरीले वायुमंडल से धूल व राखों व हानिकारक गैसों को अलग करता है, जिससे अम्लीय प्रकृति के महासागरों का निर्माण होता है। वहीं दूसरी ओर यह चरण प्राचीन जलोढ़ मृदा का निर्माण भी करता है। यही प्राचीन जलोढ़ मृदा प्राचीन अवसादी चट्टानों के निर्माण का आधार बनी। यह स्मरणीय है कि प्राचीन जलोढ़ मृदा उस उपजाऊ प्रकृति की थी क्योंकि यह प्रथम युग के वर्षण द्वारा प्रभावित रही। पृथ्वी पर द्वितीय वर्षा के युग द्वारा मृदा में विशेष परिवर्तन आए। चूंकि यह वर्षा केवल महाद्वीपीय क्षेत्र में हुई, इससे न केवल हमारे महासागरों का अवसादीकरण किया, अपितु मृदा अपरूपण द्वारा नए प्रकार की जलोढ़ मृदा का निर्माण किया। स्मरणीय कि इस प्रकार की जलोढ़ मृदा नाइट्रोजन और फास्फोरस से युक्त होने के कारण अत्यधिक उपजाऊ प्रकृति की थी। यह पायनियर सूक्ष्म जीवों का आधार बनी। इस मृदा के निर्माण में सामान्य वायु परिसंचरण का विशेष योगदान रहा, जिसे पोषण चक्र के माध्यम से बारीक जलोढ़ मृदा को उपजाऊ बनाया। आधुनिक कालीन मृदा का निर्माण ज्वालामुखीयता के कारण हुआ है। यही कालीन मृदा वर्तमान के विश्व में उपजाऊ कालीन मृदा के क्षेत्र के रूप में उपस्थित है। पृथ्वी पर मुख्यतः 4 चरणों में ज्वालामुखीयता देखी गई, जिसमें से 2 चरण प्राचीन कालीन मृदा के निर्माण के रहे। वहीं 2 अन्य चरण जहाँ एक और प्री ज्यूरेसिक चरण में ज्वालामुखीयता के कारण ग्रेनाइट, नीस या सिस्ट व ग्रेवो जैसे चट्टानों का निर्माण हुआ। वहीं दूसरी ओर पोस्ट ज्यूरेसिक चरण में विशेषकर क्रिटेशियस युग के दौरान ज्वालामुखीयता के कारण बृहद क्षेत्रों में काली मृदा का निर्माण हुआ। क्रिटेशियस युगीन ज्वालामुखीयता ने सर्वप्रथम बसाल्ट की चट्टानों का निर्माण किया। बेसाल्ट की चट्टानों में तापीय या थर्मल अपक्षय अपरदन द्वारा नवीन काली मृदा का निर्माण हुआ। इस नवीन काली मृदा में प्लीस्टोसीन आइस एज के दौरान बृहद स्तर पर रासायनिक परिवर्तन आए तथा इस परिवर्तनों ने उपजाऊ काली मृदा का निर्माण किया। लाल व लेटेराइट मृदा। लाल व लेटेराइट मृदा को प्रारंभ में एक ही मृदा माना गया, जिसका मुख्य कारण दोनों ही मृदाओं का लाल रंग का होना था। स्मरणीय कि दोनों ही मृदाएं प्रारंभ में अनुपजाऊ प्रकृति की मानी गई, परंतु दोनों ही प्रकार की मृदा के निर्माण में स्पष्ट अंतर होता है। जहाँ एक और लाल मृदा का निर्माण शुष्क क्षेत्रों में अल्प वर्षण के कारण होता है, वहीं दूसरी ओर लेटेराइट मृदा का निर्माण आर्द्र व अति आर्द्र क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण मृदा निक्षालन या सॉइल लीचिंग द्वारा होता है। लाल मृदा में सामान्य रूप से सभी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी होती है, जिस कारण यह अनुपजाऊ प्रकृति की होती है। परंतु कुछ अपर्की मूल की फसलें, विशेषकर कंद व मूल का उत्पादन इस मृदा में किया जा सकता है। आधुनिक समय में बारीक लाल मृदा व पर्याप्त सिंचाई द्वारा इसमें सब्जियों का उत्पादन संभव है। अल्प वर्षा मृदा से पोषण तत्वों को समाप्त कर देती है, जिस कारण केवल कुछ विषयक पोषण तत्व तथा फेरस ऑक्साइड ही शेष रह जाते हैं। यही इस मृदा के लाल हेतु जिम्मेदार है।
लाल मृदा या लेटराइट मृदा, क्या है नहीं समझ में आया। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में जल योजन की क्रिया से महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के विस्थापन हो जाने के कारण विस्थापित होती है। यह प्रक्रिया मृदा निक्षालन या सॉलिचिंग कहलाती है, परंतु यह स्मरणीय है कुछ विशेष पोषक तत्व जो जल में घुलनशील नहीं है का इस मृदा में अधिक के हो देखा जाता है, जिससे सल्फर अधिक इस मृदा की विशेषता है। सल्फर एक जैव रासायनिक तत्व है जो कि अति आर्द्र जलवायु की फसलों हेतु क्रांतिकारी रूप से महत्वपूर्ण है। उदाहरणार्थ अमेजन मूल की पौधे तथा रबड़ से लेकर चाय, कॉफी व सिनकोना तक लेटराइट मृदा मसालों के उत्पादन हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मतलब ऊपर जो पढ़े हम लेटराइट मृदा के बारे में पढ़े। दलदली मृदा, यह आर्द्र भूमि प्रदेशों के आसपास पाई जाने वाली सामान्य मृदा है जिसका विस्तार महाद्वीपों में लंबी पर्वतों के श्रेणियों के समीप तराई भूमि के रूप में होता है। इस मृदा का निर्माण प्राकृतिक रूप से जल भराव की क्रिया द्वारा होता है। यह जैविक क्रियाओं द्वारा निर्मित होती है, इसलिए इसमें ह्यूमस का अधिक पाया जाता है। तथा दलदली मृदा तथा दलदली भूमि के सूख जाने पर उत्तम उपजाऊ मृदा का निर्माण करती हैं। स्मरणीय कि यह दलदलीय मृदा पृथ्वी पर वर्षा के युग के दौरान निर्मित नहीं हुई थी, यह सामान्य रूप से जल भराव द्वारा बनी है। लवड़ी मृदा, लवड़ीय मृदा एक एंथ्रोपोजेनिक मृदा है जिसका निर्माण अति सिंचाई द्वारा होता है। सिंचाई में उपयोग किए जाने वाले जल के लवण से लेकर एग्रो केमिकल मृदा को लवड़ी बनाने हेतु जिम्मेदार है। लवणी मृदा आधुनिक समय में वैश्विक स्तर पर जलोढ़ और काली मृदा में परिवर्तन द्वारा निर्मित हो रही है। लवणी मृदा की उत्पादकता समान रूप से कम होती जाती है, जो कि इसे स्थायी मृदा निम्नीकरण का उदाहरण भी बनाती है। इस स्थिति में मृदा के निचले स्तर तक खनिजों की मात्रा में वृद्धि इसकी उत्पादकता को कम करती है। भारत में इस प्रकार की मृदा का निर्माण पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में देखा जा रहा है। पंजाब हरियाणा के संबंध में वंदना सिवान के श्री हरित क्रांति में पढ़ना है। वैश्विक स्तर पर अमेरिका के मिसिसिपी बेसिन क्षेत्र में मृदा की लवणता एक विशेष समस्या है जिसका एक स्पष्ट उदाहरण पोर्क मीट का विषाक्त होना रहा। अमेरिका के मिसिसिपी राज्य द्वारा लगभग 4 सप्ताह हेतु पोर्क मीट को सीमित भी किया गया। मरुस्थली मृदा, मरुस्थली मृदा का विभाजन स्तर के कणों के आकार पर किया जाता है, जैसे रेतीली मृदा। इस मृदा की जल धारण क्षमता अत्यधिक कम और सांद्रता सर्वाधिक होती है। यह निम्न कृषिगत उत्पादकता क्षमता के बाद भी कम जल आवश्यकता वाली फसलों का उत्पादन करने में सक्षम है। यही कारण है कि भारत में राजस्थान मोटे अनाजों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर अर्जेंटीना मोटे अनाजों का उत्पादन इसी मृदा मृदा की वजह से कर पाता है। आधुनिक समय में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इस मृदा के उत्पादों को बड़े रूप से उपयोग करता है। इसका भारत के स्तर में स्पष्ट उदाहरण माइक्रोनी तथा स्टैम्फी रहा। लोयस, किसी भी मरुस्थलीय क्षेत्र का पवन गंतव्य भाग लोयस के मैदानों का निर्माण करता है। यह बारीक धूल के निर्मित मैदान है जहां जल की उपलब्धता द्वारा जलोढ़ मृदा के तुल्य उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। इसका स्पष्ट उदाहरण थार के मरुस्थल का लोयस का मैदान है जो कि भारत में श्री गंगानगर तथा पाकिस्तान में मुल्तान के नाम से जाना जाता है। वैश्विक स्तर पर इसका निर्माण चीन में हुमहो नदी के बेसिन में देखा जा सकता है जो कि गोबी मरुस्थल व टकला मकान मरुस्थल द्वारा लाई गई धूल से निर्मित होती है। यही कारण है कि हुमहो नदी चीन में अपरदन कर चीन में बाढ़ हेतु जिम्मेदार है तथा अवसाद की उच्च मात्रा के कारण इसे येलो नदी व विसर्जन के सागर को पीला सागर कहा जाता है। मृदा का क्षेत्रीय प्रभाव, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रभाव, मतलब हम आगे पढ़ेंगे।